नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम बात करेंगे झारखंड राज्य के जनसेवकों के ज्वलंत मुद्दे की। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 महीने से अधिक जनसेवकों का हड़ताल जारी है और इसका फलाफल अभी तक नहीं निकला है। हम सभी जनसेवक 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, एक तो कोर्ट के मोर्चे पर और दूसरा आंदोलन के मोर्चे पर, हड़ताल के मोर्चे पर। लेकिन इसका फलाफल अभी शेष है, समर शेष है। और इस बीच हम जानने का प्रयास करते हैं कि समस्या की बुनियादी जड़ क्या है, जिस ओर बहुत कम ही जनसेवकों का ध्यान जा पा रहा है। लेटर नंबर 44, तत्पश्चात 55 और तत्पश्चात 58, ये जो क्रमिक 3 लेटर हैं कृषि निदेशालय से जारी हुए, जो कृषि निदेशक के द्वारा हस्ताक्षरित करके जारी किए गए हैं, यही समस्या के मूल हैं। सबसे पहले जानते हैं लेटर नंबर 44 यानी 44 की बात करते हैं। तत्कालीन कृषि निदेशक हुआ करती थी निशा उरांव मैम, और उन्होंने ही ये पत्र तथाकथित पत्र को हस्ताक्षरित किया था। उनका कहना है, आज भी वे कहती हैं कि इस पत्र को उन्होंने केवल हस्ताक्षर किया था, निर्गत नहीं किया था, और न ही जो है ये तमाम जिलों में, जिला परिषद कार्यालयों में इसको प्रेषित किया था जहाँ की जनसेवकों का स्थापना है। अब बात कर लेते हैं लेटर नंबर 55 की। इसी बीच एक विस्फोटक स्थिति आती है 25 अप्रैल 2023। वर्तमान कृषि निदेशक श्री चंदन कुमार के द्वारा ये एक पत्र जारी किया जाता है जिससे जनसेवकों में उबाल आ जाता है। ये जो पत्र नंबर 55 है, इसमें वे कहते हैं कि वित्त विभाग और विधि विभाग, इन 2 विभागों के परामर्श के बाद, विधि विभाग के महाधिवक्ता की राय लेने के बाद और वित्त विभाग से संचिका द्वारा परामर्श लेने के बाद जनसेवकों का जो वेतन है वो तत्काल प्रभाव से 2000 जीपी किया जाता है। और इसका उन्होंने रेफरेंस भी लगाया निशा मैम के लेटर नंबर 44 को। कहा कि ये तो 1 वर्ष पूर्व ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और ये पूर्व के कृषि निदेशक के द्वारा इस आशय का पत्र जो है जिला परिषदों को, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी डीसी को, उप विकास आयुक्त को भेजा जा चुका था। इसी बीच जब जनसेवक का आंदोलन हो जाते हैं, जनसेवकों में उबाल आ जाता है, तो यू टर्न लेते हुए निदेशक जो चंदन कुमार हैं, वे अपने लेटर नंबर 55 को उसको वापस ले लेते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं और अपना लेटर नंबर 58 लेकर के आते हैं। उस लेटर नंबर में वे कहते हैं कि जो पूर्व का पत्र है कृषि निदेशालय का, वो 55 उसको निरस्त किया जाता है और लेटर नंबर 44 जो है वो प्रभावी किया जाता है। और लेटर नंबर 44 को प्रभावी करते हुए उन्होंने जिले के तमाम जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं जिला परिषद के यानी डीडीसीज को इस आशय का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अब यहाँ पर गौरतलब बात है कि लेटर नंबर 44 तत्कालीन कृषि निदेशक मैम स्वयं कहती हैं सामने आकर के कि मैंने केवल हस्ताक्षरित किया था, इसको जिला को नहीं भेजा था, कहीं भी इसको कंप्लाइंस के लिए नहीं भेजा था। तो अब स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि जो लेटर भेजा ही नहीं गया है, बाद में उसको फरेब करके जिला कृषि निदेशालय के द्वारा फरेब करके बैक रेट में इश्यू करके और उसको भेजा जाता है जिला परिषदों को, तमाम जिला के जिला परिषदों को, और उसका अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की जा रही है लेटर नंबर 58 के द्वारा, वर्तमान कृषि निदेशक के द्वारा।
यही नहीं, ये लेटर जो है तमाम ज़िला के ट्रेजरीज़ को और उपायुक्त महोदय को भी भेजा जा चुका है, जिससे कि जनसेवकों के वेतन पर आफत आ गई। जनसेवकों का वेतन जो है वो अब बाधित हो गया है, चूँकि 2000 जीपी का फिक्सेशन उनके अनुसार होगा और इसके बाद जो है ये जारी होगा। और दूसरी ओर जो है, चूँकि जनसेवकों ने तुरंत हड़ताल बुला ली, तो इस स्थिति में जो है वेतन निर्गत कर पाना संभव ही नहीं था। तो देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लेटर नंबर 44 जिसके बल पर ये सारी कवायद की जा रही है वह अविधि मान्य है। अविधि मान्य इस स्तर से है कि आपने लेटर निर्गत किया और उसको अपने फाइल में दबा करके रख लिया, आपने उसको कंप्लायंस के लिए किसी भी ज़िला में भेजा नहीं, ज़िला परिषदों में भेजा नहीं। अब 1 साल के बाद वो लेटर जो है 2022 का है, अप्रैल 2022 का है, 12 अप्रैल 2022 का। अब उस लेटर के बल पर, आधार पर आप आ जाते हैं और कहते हैं कि उसको कंप्लायंस रिपोर्ट हमको चाहिए। क्या कार्यालय का प्रधान होने के नाते, कृषि निदेशालय के प्रधान होने के नाते, क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि आप कृषि निदेशालय में ये तहकीकात करें कि ये पत्र निर्गत हुआ था या नहीं, ये ऑफ़लाइन या ऑनलाइन जो है कंप्लायंस के लिए तमाम ज़िलों को भेजा गया था या नहीं? आपके पास क्या कोई प्रूफ है कि ईमेल के द्वारा जो है ये सेंड किया गया है तमाम ज़िले के डीडीसीज़ को? क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि विशेष दूतों के द्वारा आपने ज़िला परिषद को ये रिसीव कराया है लेटर? नहीं है। तो ये आपका लेटर ही अविधि मान्य है, इल्लीगल है। और ऐसी स्थिति में आप इसके बल पर जो है आप कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं मांग सकते हैं। यदि आपने ट्रेजरी को और डीसीज़ को और डीडीसीज़ को गुमराह करने की कोशिश की है तो ये दफ़ा 420 का केस बनता है और इसके दायरे में आप आएंगे निदेशक महोदय, और आपको कोप भाजन बनना पड़ेगा जनसेवकों का। तो हम लोग एक अविधि मान्य लेटर को इतनी तवज्जो दे रहे हैं जिसको कि हम लोगों को देना नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि ट्रेजरी जो है इस पत्र के बल पर या उपायुक्त या उप विकास आयुक्त इस लेटर के बल पर 2000 जीपी करने की बात करते हैं, जनसेवकों का वेतन जो है रीफिक्स करने की बात करते हैं, तो ये सरासर गैर कानूनी होगा और उन्हें भी चुनौती दी जानी चाहिए। और वैसे तो जब मामला कोर्ट में है तो सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी कोर्ट के पटल पर और ये सारे मामले उजागर होंगे। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम पिटिशनर्स को कि वे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी केस लड़ें, अपने एडवोकेट को इस बात की जानकारी दें कि ये लेटर ही अविधि मान्य है, क्योंकि ये तमाम ज़िलों को भेजा ही नहीं गया है। तो मैं इसी बिंदु पर विशेष करके प्रकाश डालना चाहता था। इसके अलावा हमारे 11 सूत्री मांगे हैं जिसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं, और वो तमाम जो बिंदु हैं वो जायज़ हैं और कृषि के सचिव स्तर से या कृषि निदेशालय स्तर से उसका समाधान संभव है। और कुछ तो बिल्कुल इतने ईजी हैं कि मात्र लेटर निकाल देने से ही वो समस्या का समाधान हो जाएगा, जैसे एमएससीपी है या जो भी छोटे मोटे मांग हैं, मुद्दे हैं गैर कृषि कार्य करवाने के लिए, वहाँ से साफ लेटर लिखा जा सकता है कृषि निदेशालय के द्वारा कि चूँकि अब आपके पास पंचायत सचिव के रूप में पर्याप्त स्ट्रेंथ है ग्रामीण विकास विभाग के पास, इसलिए कोई जो है गुंजाइश नहीं बनती है और कोई रीज़न नहीं बनता है, कोई जो है आपकी शिकायत नहीं बनती है कि आप इस बल पर जो है कहें कि हमारे पास संख्या बल कम है, कार्यबल कम है, इसलिए हम जनसेवकों को प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। आप प्रतिनियुक्त बिल्कुल नहीं करें। इस आशय का पत्र वहाँ पर कृषि निदेशालय के द्वारा जो है भेजा जा सकता है कि अन्य गैर कृषि कार्यों में आप हमारे जनसेवकों को प्रतिनियुक्त न करें। जहाँ तक डीडीओ चेंज की बात है तो इसकी संचिका अंतिम स्तर पर है और इस पर तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। और वरीयता सूची की बात है तो जो भी डिस्प्यूट है इसमें
75 और 25 के अनुपात का। तो यदि जांच परीक्षा जो है एकीकृत नहीं हुई है, यूनिफॉर्म नहीं हुई है, तो इसको हटाने का प्रयास किया जा सकता है और जो परीक्षा का मेरिट लिस्ट है उसी के आधार पर प्रमोशन को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो है एक बात और आती है जिस पर हम जनसेवकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। बार बार ये बात आती है कि जो लेटर नंबर 660 है वित्त विभाग का, फिटमेंट कमेटी का लेटर है, जिसमें जनसेवकों के बगल में लिखा गया है, उसमें 3 तरह के जनसेवकों की बात की गई है। एक ईख विभाग, दूसरा जो है ग्रामीण विकास विभाग, और एक और जनसेवक की बात की गई है। 2 जनसेवक और एक VLW की बात की गई है। गन्ना विकास विभाग में क्रम संख्या 18 में जो है ये VLW की बात की गई है। 218 में जनसेवक की बात की गई है ग्रामीण विकास विभाग की। लेकिन 2 जगह जहाँ जनसेवक लिखा हुआ है उसके रिमार्क में लिखा हुआ है कि इन्हें अगले जो नियुक्ति है उससे 2000 GP में किया जाएगा। अब यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि आप ये किस आधार पर ये कह सकते हैं कि जनसेवकों का GP जो है 2000 होगा। आपने अन्य संवर्गों में ये रिमार्क क्यों नहीं किया? क्या जनसेवक, आपके दिमाग में क्या उपस्थित थी कि जनसेवक जो है वो पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी है? नहीं, यदि आप इस आधार पर फिक्स करते हैं कि 2000 GP होगा तो बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि जनसेवक एक तकनीकी पद है और ये हम लोगों को समझाने की आवश्यकता होगी कि सरकार को चाहिए फिटमेंट कमेटी है क्या। राज्य सरकार ने जो है 6ठे वेतनमान को लागू करने के लिए राज्य में यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप, यहाँ की उपयुक्तता के देखते हुए एक फिटमेंट कमेटी का गठन करती है। वो फिटमेंट कमेटी ये रिपोर्ट देती है कि झारखंड के परिस्थितियों में जो है यहाँ के किन किन संवर्गों का वेतन कितना कितना होना चाहिए। उस फिटमेंट कमेटी के जो सदस्य हो रहे होंगे वो निश्चित रूप से झारखंड के ही नौकरशाह रहे होंगे। लेकिन जब आप फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो सारा जो है बिहार सरकार के दस्तावेज़ों की जो है नकल है, कॉपी पेस्ट है। अब झारखंड में एक विभाग कहाँ है जिसके VLW की आप बात करते हैं? ग्रामीण विकास विभाग में VLW यानी जनसेवक है, लेकिन वो जनसेवक जो है वो ग्रामीण विकास विभाग में केवल उसकी स्थापना है। वो कार्य जो है कृषि विभाग का करता है और कृषि विभाग के द्वारा ही उसकी नियुक्ति हुई है। तो ऐसे आधार पर जो है ये विवादास्पद जो है फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट है और फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट को ही चुनौती दिया जाना चाहिए कि झारखंड के परिदृश्य में आपने कहाँ रिकमेंडेशन किया है। आप तो बिहार के जो पद हैं, संवर्ग हैं, उसको कॉपी पेस्ट करके और उसमें गलत सलत रिमार्क लिख देते हैं कि आप जनसेवकों को पंचायत सचिव की कैटेगरी में समझते हैं और लिख देते हैं कि अगली नियुक्तियां जो है 2000 में होगी, और VLW की नियुक्तियों में तो आपने रिमार्क नहीं लिखा। ये कैसा? और जनसेवकों का जो है एकीकृत संवर्ग है। नई नियमावली जो है 2011 और तत्पश्चात संशोधित 2012 जो है उसमें जनसेवकों की एकीकृत संवर्ग है। उसमें 1958, 1987 और 2011 ये 3 नियमावली के जो जनसेवक हैं सभी को एक ही नियमावली में डाल दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो सर्वोत्तम वेतनमान होगा वो जनसेवकों का वेतनमान होगा। आप किस आधार पर, किस बिना पर ये कहते हैं कि 2000 ये GP होगा जनसेवकों का, जबकि VLW का 2400 GP होगा, जबकि एकीकृत संवर्ग है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान की मूल नीति है कि समान काम के बदले समान वेतन, तो इसका ये वायलेशन करता है। तो इसका मतलब फिटमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी इलीगल है, अविधि मान्य है, जो कोर्ट के पटल पर बिल्कुल नहीं टिकेगा। धन्यवाद।